हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी 91 में मैं नीरज मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग आपके यूपीएसआई में क्रैश कोर्स के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का तीसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही शानदार सा टॉपिक है। क्या? राष्ट्रीय आय का तीसरा टॉपिक, और आज आखिरी टॉपिक भी होगा। आज आखिरी टॉपिक भी होगा जिसको हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिया है। हम लोगों ने यह पढ़ने का प्रयास किया है सबसे पहले कि राष्ट्रीय आय क्या होता है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, कैसे करता है। सारी चीज़ों को हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ने का प्रयास किया है। तो चलिए आज हम लोग इसमें कुछ आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को लेकर के चलते हैं। और सबसे पहला मुद्दा जो निकल कर आएगा, अगर आपको बताऊं तो मैंने 3 चीज़ें आपको क्लियर कर दी थी। जीडीपी क्या होता है यह सब जान गए थे, जीएनपी क्या होता है यह सब जान गए थे, एनडीपी क्या होता है यह सब जान गए थे। एनएनपी पर बात करनी है, मूल्यह्रास से संबंधित चीज़ें भी मैंने आपको बताई थी। तो दोस्तों, आज की क्लास में जो सेशन स्टार्ट होगा वह सबसे पहले स्टार्ट होगा एनएनपी क्या है, एनएनपी से संबंधित। एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट का मतलब होता है शुद्ध, मैंने या न्यूअल मैंने आपको बताया था। नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय, प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद। तो न्यूअल राष्ट्रीय उत्पाद। नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है न्यूअल राष्ट्रीय उत्पाद। न्यूअल राष्ट्रीय उत्पाद। न्यूअल राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा दोस्तों, न्यूअल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? तो आपको पता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से अगर मूल्यह्रास को घटा लिया जाए तो न्यूअल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होगा। जाहिर सी बात है भाई, अगर शुद्ध वैल्यू है चाहिए सकल वैल्यू में से, आपको क्या करना है? आपको सकल वैल्यू में से मूल्यह्रास को, कमी को, घाटा को, नुकसान को घटा लेंगे, आपको शुद्ध वैल्यू तुरंत मिल जाएगी। आपको शुद्ध वैल्यू तुरंत मिल जाएगी। तो चलिए देखते क्या है चीजें। तो कहा जाता है किसी एक वित्तीय वर्ष में देश के संपूर्ण सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाता है। एक चीज अपने माइंड में याद रखिएगा, अगर आपको राष्ट्रीय उत्पाद चाहिए तो आप राष्ट्रीय उत्पाद में से ही मूल्यह्रास को घटाएंगे। अगर आपको घरेलू उत्पाद चाहिए तो आप घरेलू उत्पाद में से ही मूल्यह्रास को घटाएंगे। यह बात आपको पता होनी चाहिए, तभी आप चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये जरूरी है। तो लिखिएगा, देश के किसी एक वित्तीय वर्ष में 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 देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से, किसी एक वित्तीय वर्ष में देश के
सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से ध्यान दीजिएगा, किसी एक वित्तीय वर्ष में देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से, किसी एक वित्तीय वर्ष में देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटाने पर मूल्यह्रास को घटाने पर किसी एक वित्तीय वर्ष में देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटाने पर निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद, निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। समझ में आया? तो किसी एक वित्तीय वर्ष में देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से, किसी एक वित्तीय वर्ष में देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटाने पर निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। तो चलिए फार्मूला लिख लीजिए भैया। फार्मूला क्या है आपका? NNP-MP बराबर NNP-MP बराबर GNP-MP माइनस मूल्यह्रास। समझ में आया? अगर हम NNP-MP प्राप्त करना चाहते हैं और GNP-MP में से मूल्यह्रास निकाल देते हैं तो हमको मिल जाता है हमारा NNP-MP। लेकिन दोस्तों एक बात अगर आपको याद हो तो GNP-MP के जगह आपने कुछ देखने का प्रयास किया होगा। ये बहुत पहले या पहले क्लास की बात है या दूसरे क्लास की, माफ कीजिएगा, आपके दूसरे क्लास की बात है। आपने यह देखने का प्रयास किया था कि GNP बराबर क्या होता। देखिए फार्मूले का खेल शुरू हो गया। GNP बराबर होता क्या है? GDP-MP प्लस शुद्ध विदेशी आय, या शुद्ध शब्द नहीं लिखते इकोनॉमी में, निव्वल विदेशी आय। निव्वल विदेशी आय। बोलिए समझ में आया क्या होता है निव्वल विदेशी आय? तो आप दोस्त GNP-MP की जगह चाहे तो GDP प्लस निव्वल विदेशी आय लिख सकते हैं और आपका एक अलग फार्मूला बनकर के तैयार हो जाएगा। यहां लिख दीजिएगा या NNP-MP माइन बराबर GDP-MP प्लस GDP-MP प्लस निव्वल विदेशी आय प्लस निव्वल विदेशी आय माइनस मूल्यह्रास। अब समझ में आया?
ऐसे फार्मूले बनते हैं भैया। आप आराम से पढ़े लिखे रहते हैं फिर भी परेशान होते हैं। आप कहते हैं सर नेशनल इनकम के क्वेश्चंस बड़े टफ आते हैं। देखिए नेशनल इनकम के क्वेश्चन इसलिए बड़े टफ आते हैं क्योंकि यहाँ के क्वेश्चन जो होते हैं वह फार्मूला बेस्ड होते हैं, और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन दोस्तों आपको याद ज़्यादा नहीं करना पड़ता। आप एक फार्मूले को दूसरे फार्मूले से जोड़ते चले जाइए, आपका काम हो जाएगा। तो हम लोगों का एमपी वाला चक्कर तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एफसी में आते हैं। अब हम आते हैं एफसी में। अब बात सबसे पहले जीडीपी एफसी की करते हैं। समझ में आया ना? एमपी वाला तो कंप्लीट हो गया, अब जीडीपी एफसी की बात करते हैं। मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मतलब साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। अब साधन लागत की बात होने लग गई। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। समझ में आया क्या है? आपको एक चीज पता रही होगी, जब मैं आपको साधन लागत और बाजार कीमत पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि बाजार कीमत से अगर हम अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं तो हमारा साधन लागत मिल जाता है। सोचो, याद है? बोलो हाँ। तो मैंने ये बात आपको बताया था। देखो कैसे और कैसे होता है, क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताया था भाई। मैंने आपको याद है तो बताया था कि मान लीजिए कोई वस्तु है जो मार्केट में 1000 पर बिकने को तैयार है। कोई वस्तु है जो मार्केट में 1000 रुपए पर बिक रही है। कोई वस्तु है जो मार्केट में 1000 रुपए पर बिक रही है। तो हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को चाहिए यह कि 1000 रुपए में बिकने वाली वस्तु 1000 रुपए में बिकने वाली वस्तु को क्या बनने में भी 1000 रुपए लगेगा? नहीं लगा होगा। वह टैक्स वगैरह सब जुड़ने के बाद तब 1000 की बिक्री होगी। मान लो उसको बनने में जो खर्चा आता है वह साधन लागत होता है। तो बनने में खर्चा मान लीजिए 800 रुपए का आया, तो 800 रुपए क्या हो गया? उस वस्तु की साधन लागत हो गया। 800 रुपए क्या हो गया? उस वस्तु की साधन लागत हो गया। बोलिए, 800 रुपए उस वस्तु की साधन लागत हो गया। समझ रहे हैं ना? हाँ, 800 रुपए उस वस्तु की साधन लागत हो गया। अब देखिए यहां से चीजें क्या मिलेंगी आपको। तो मतलब यह है कि जीडीपी एफसी बराबर
देखिए बार बार मैं आपको लिखूं फार्मूले में, सॉरी डिस्क्रिप्टिव लिखूं कि भैया आप जीडीपी एमपी में से अगर आप अप्रत्यक्ष कर घटा लेते हैं तो आपको जीडीपी एफसी मिल जाता है, ऐसा नहीं है। तो जीडीपी एफसी बराबर जीडीपी एमपी माइनस अप्रत्यक्ष कर। बोलो, जीडीपी एफसी बराबर जीडीपी एमपी माइनस अप्रत्यक्ष कर। समझ में आया? जीडीपी एमपी बराबर, सॉरी जीडीपी एफसी बराबर जीडीपी एमपी माइनस अप्रत्यक्ष कर, इसी की तो मैं बात कर रहा था। लेकिन इसके लिए एक फार्मूला और इस्तेमाल होगा जो आपको बहुत ही भली भांति समझना है। तो अब ऐसा कौन सा फार्मूला होगा जो हमको समझना है? तो दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिस पर सरकार छूट प्रदान करती है। भाई छूट सरकार प्रदान करती है। कुछ ऐसे मान लीजिए प्रोडक्ट आप बना रहे हैं जिस पर सरकार आपको सब्सिडी देती है, छूट नहीं, आपको क्या करती है? सब्सिडी प्रोवाइड करती है। अच्छा, अगर आपको सब्सिडी प्रोवाइड करती है तो आप थोड़ा सा अप्रत्यक्ष कर में बच सकते हैं। भाई देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु है जो मार्केट में क्या 1000 रुपये की बिक रही है। अब क्या हुआ, उस पर मान लीजिए उस पर अप्रत्यक्ष कर कितना है? तो मान लीजिए उस पर अप्रत्यक्ष कर 100 रुपये का है। तो फिर जीडीपी एफसी कितना हो जाएगी? तो जीडीपी एफसी आपकी हो जाएगी कितना? 900 रुपये। लेकिन भाई हो सकता है कुछ ऐसी भी वस्तु मार्केट में बनती हैं जिस पर सरकार क्या करती है? छूट देती है, सब्सिडी देती है। तो हम क्या करेंगे? उस सब्सिडी को इसमें जोड़ देंगे। बोलिए हाँ या ना? उस सब्सिडी को इसमें जोड़ देंगे तो हमारी जीडीपी एफसी निकल जाएगी। तो कहने का मतलब इसका एक बड़ा फार्मूला और होता है जो हम लोगों को जानना पड़ेगा, और उस फार्मूले पर हम लोग चलते हैं, बात करते हैं और एक शानदार सा टॉपिक, एक शानदार सा पॉइंट और लेते हैं। मैंने यहाँ पे या लिखा भी है, एक होता है जीडीपी एफसी बराबर जीडीपी एफसी बराबर जीडीपी एमपी माइनस अप्रत्यक्ष कर जीडीपी एफसी बराबर जीडीपी एमपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। एक फार्मूला और हो गया। ये सारे फार्मूले, अब कहेंगे कुछ लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर आप बताइए 2 फार्मूले हैं, इसमें से कौन सही वाला फार्मूला है? तो डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या है। अगर दोनों में से एक आपके ऑप्शन में है, जीडीपी एफसी पूछ रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? जीडीपी एफसी पूछ रहा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही इसका फार्मूला होता है और इसमें कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप ये बताइए कि हम क्या कर रहे हैं? अप्रत्यक्ष कर घटा रहे हैं, सब्सिडी जोड़ रहे हैं, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। देखिए मैंने जैसे आपको बताया था कि मान लीजिए 100 रुपये का अप्रत्यक्ष कर है, आप उसको घटा रहे हैं, 50 रुपये की सब्सिडी आप इसको जोड़ रहे हैं, तो ये -50 जो है इसको क्या कह सकते हैं? या सॉरी 50 रुपये जो आएगा उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं निवल अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का मतलब होता है कि सब्सिडी के बाद अब आपको कितना अप्रत्यक्ष कर दे रहा है। सब्सिडी के बाद अब आप कितना अप्रत्यक्ष कर दे रहे हैं, वही होता है निवल अप्रत्यक्ष कर। क्या होता है? निवल अप्रत्यक्ष कर। चलिए तो अब यहां पर अगर आप चाहें
तो आप इसके स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर निवल अप्रत्यक्ष का डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखिए डिपेंड करता है कि आप कितना लेंदी पढ़ते हैं, कितना डीपली पढ़ते हैं। मतलब या GDP-FC बराबर GDP-FC बराबर GDP-MP माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर, माइनस निवल या शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। आप देखिए एक पढ़ लेंगे तो फिर पीछे के सारे जो तीन के तीनों हैं आपको समझ में आ जाएगा। हर एक में यही काम करना है। अब देखिए अगर आपको GNP-FC चाहिए, तो आप GNP-MP में से अप्रत्यक्ष कर घटाएंगे, एक घटाएंगे और वहां पर एक और फार्मूला एक और बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। आपका दूसरा था फैक्टर कॉस्ट के अंदर GNP-FC। इसीलिए मैं पहले सारी बात आप लोगों को बता देता हूं। GNP-FC का मतलब होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। देखिए अब मुझे बहुत दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, अब आप अपने से करेंगे। फटाफट बना लो फार्मूला, फटाफट फार्मूला बना लो। हिंदी में लिख दें क्या? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यहां पे लिख सकते हैं साधन लागत पर। मैंने साधन लागत नहीं लिखा, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होगा? मतलब यही देखना शुरू कर दो। GNP-FC बराबर GNP-MP माइनस अप्रत्यक्ष कर। बोलिए GNP-FC बराबर GNP-MP माइनस अप्रत्यक्ष कर या GNP-FC बराबर, आप बताओ, कह दो सर सब्सिडी जोड़ दो। GNP-FC बराबर GNP-MP माइनस अप्रत्यक्ष कर, माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। बोलो बहुत शानदार। अगला देखो, अगला और कुछ परिवर्तन संभव है क्या? हाँ सर परिवर्तन तो संभव है। देखो कैसे? GNP-FC बराबर
जीएनपी एमपी माइनस निवल विदेशी आय माइनस निवल विदेशी आय। सॉरी, निवल अप्रत्यक्ष कर निवल अप्रत्यक्ष कर। अब देखिएगा, अब एक मुद्दा और आपको समझना पड़ेगा कि सर क्या जीएनपी एमपी को कुछ लिख सकते हैं? हाँ, क्या लिख सकते हैं? जीएनपी एमपी को क्या लिख सकते हैं? सभी विद्यार्थियों को पता है। आप चाहें तो एक फार्मूला और यहां पर बना सकते हैं, जैसे जीएनपी एफसी बराबर जीडीपी एमपी प्लस निवल विदेशी आय या शुद्ध विदेशी आय। समझ में आया ना? हाँ, जीडीपी के जीएनपी की जगह तो लिखा जा सकता है शुद्ध विदेशी आय शुद्ध विदेशी आय माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर। अब एक चीज और आपको समझना पड़ेगा भैया, ये जो मैं आखिरी में लिख रहा हूं यह आपके एग्जाम में यहां भी लिखा हो सकता है, यहां भी लिखा हो सकता है, यहां भी लिखा हो सकता है। यह आपको समझना पड़ेगा, यह कहीं भी लिखा हो सकता है। यह आपको समझना पड़ेगा। अब देखिएगा क्या है, अब हम बात करेंगे तीसरे वाले मुद्दे पर। ठीक, देखो तीसरे वाले मुद्दे पर बात करेंगे। तीसरा वाला मुद्दा है NDPFC। कौन सा मुद्दा है? NDPFC। यह आपका तीसरा वाला मुद्दा है। तीसरा वाला मुद्दा आपका क्या है? NDPFC। अब NDPFC है क्या? NDPFC है क्या? तो थोड़ा सा देखिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मतलब क्या है? मतलब यह है साफ साफ कि सकल ना शुद्ध घरेलू उत्पाद साधन लागत पर
साधन लागत पर साधन लागत पर साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद शुद्ध घरेलू उत्पाद अच्छा, शुद्ध घरेलू उत्पाद मिलता कैसे है? शुद्ध घरेलू उत्पाद मिलता कैसे है भाई? कैसे मिलता है शुद्ध घरेलू उत्पाद? तो दोस्तों, आप लोगों को शुद्ध घरेलू उत्पाद के लिए सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटाते हैं। वो बात मत भूलना, कहीं पर भी होगा वह बात लागू जरूर होगा। जैसे पहला पॉइंट है नंबर 1, क्या है कि NDPFC बराबर GDPFC माइनस मूल्यह्रास। पहले तो यही करेंगे ना छोटा सा। GDPFC माइनस मूल्यह्रास। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, परिवर्तन संभव है। परिवर्तन क्या संभव है? जो आप चाहेंगे तो NDPFC बराबर, इसके जगह आप MP में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो पढ़े हैं ना, GDP MP माइनस अप्रत्यक्ष कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अप्रत्यक्ष कर। क्या कर सकते हैं? GDP MP में से अप्रत्यक्ष कर घटा करके मूल्यह्रास को भी घटा देंगे। क्या करेंगे? मूल्यह्रास को भी घटा देंगे, तो आपको निकल जाएगी वैल्यू या आप चाहेंगे तो यहां से भी कुछ संशोधन हो सकता है। इसको और बड़ा बनाइए। NDPFC बराबर GDP MP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी GDP MP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी माइनस मूल्यह्रास।
और कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो और कर सकते हैं, जैसे NDP FC बराबर, सब आपके हाथ का खेल है, आपके दिमाग का खेल है भाई, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष, निवल अप्रत्यक्ष कर माइनस मूल्यह्रास। देखिए मूल्यह्रास रहेगा जरूर अगर आपको n की वैल्यू चाहिए तो, माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर GDP MP माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर माइनस मूल्य ह्रास। समझ में आया इतना। अब आइए हम लोग चौथे नंबर पर हाथ लगाते हैं और जो हमारा आखिरी होगा उसके बाद हम इसमें अलग टॉपिक पढ़ेंगे। चौथा क्या होगा, NNPFC। NNPFC देखिए दोस्तों, NNPFC को ही डायरेक्टली नेशनल इनकम बोल दिया जाता है। NNPFC को ही डायरेक्टली क्या बोल दिया जाता है, नेशनल इनकम बोल दिया जाता है, जो आपको समझना पड़ेगा। देखिए है क्या NNPFC, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और इसी को डायरेक्ट नेशनल इनकम भी कह दिया जाता है। इसी को डायरेक्ट नेशनल इनकम भी कह दिया जाता है। मतलब इसको बोलते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध या साधन लागत पर, साधन लागत पर साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए क्या है यह मुद्दा। फिर वही बात आएगी, NNPFC बराबर NNPFC
FC बराबर सबसे पहले GNP FC माइनस मूल्यह्रास या NNPFC बराबर GNPFC माइनस मूल्यह्रास या NNPFC बराबर, अब इसको GNPMP में बदल दो, GNPMP माइनस अप्रत्यक्ष कर माइनस अप्रत्यक्ष कर माइनस मूल्यह्रास। माइनस मूल्यह्रास या NNPFC बराबर GNPMP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी माइनस मूल्यह्रास। प्लस सब्सिडी माइनस मूल्यह्रास। देखिए यार, सारी चीजें मैं आपको बताया हूं, एक ही चीज अलग अलग बदलना है, बाकी सारा सिस्टम नेशनल इनकम भी सेम होता है, सारा सिस्टम सेम होता है। अब डिपेंड करता है कि आप इसको कहां तक ले जाने का प्रयास करते हैं, आप इसको कहां तक ले जाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों, शानदार तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ें आपको उम्मीद है कि समझ में भी आएंगी। अब आपका क्या है अगला, कि इसमें कुछ परिवर्तन करेंगे क्या? हाँ, कुछ परिवर्तन कर लीजिए। इसमें आप एक चीज जोड़ घटा सकते हैं। आप चाहें तो यहां पे अभी दो खंड इसको और कर सकते हैं, आप GNP को बदल सकते हैं किसी और में, इन दोनों की वैल्यू एक साथ लिख सकते हैं। तो NNPFC बराबर GNPMP NNPFC बराबर GNPMP माइनस GNPMP माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर, निवल अप्रत्यक्ष कर प्लस माइनस मूल्यह्रास। माइनस मूल्यह्रास।
हो गया मामला, फिट हो गया। नी वाला प्रत्यक्ष कर माइनस मूल्यह्रास। अब देखिए ये आपका हो गया भैया, जीडीपी हो गई, जीएनपी हो गई, साधन लागत पर हो गया और बाजार कीमत पर भी हो गया। एक पॉइंट्स आपका जो कि बहुत शानदार अभी छूट रहा है वह है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, जिसको इंग्लिश में पर कैपिटा इनकम कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय का मतलब पर कैपिटा इनकम। दोस्तों प्रति व्यक्ति आय का मतलब भी क्या होता है? देश के प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में आने वाली धनराशि या संपत्ति, देश के या एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में देश के प्रत्येक नागरिकों के, एक वित्तीय वर्ष में देश के प्रत्येक नागरिकों के देश के प्रत्येक नागरिकों के एक वित्तीय वर्ष में देश के प्रत्येक नागरिकों के हिस्से में आने वाली संपत्ति नागरिकों के हिस्से में, नागरिकों के हिस्से में आने वाली, नागरिकों के हिस्से में आने वाली एक वित्तीय वर्ष में देश के प्रत्येक नागरिकों के हिस्से में आने वाली संपत्ति, आने वाली संपत्ति क्या क्या प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। प्रति व्यक्ति आय कहलाती है, प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। कुल मिलाकर प्रति व्यक्ति आय निकालने का डोज क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय निकालने का फार्मूला क्या होता है, यह भी आपको जानना जरूरी है। तो दोस्तों प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय और जनसंख्या का अनुपात। प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय पान जनसंख्या, राष्ट्रीय आय अपान जनसंख्या। प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है
राष्ट्रीय आय अपान जनसंख्या। समझ में आया? अगर आपकी प्रति व्यक्ति आय, इसको पीसीआई बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम, अगर आपकी पीसीआई जीडीपी में चाहिए तो आपका राष्ट्रीय आय भी जीडीपी में होना चाहिए। ठीक, अगर आपकी पर कैपिटा इनकम जीडीपी में चाहिए तो राष्ट्रीय आय भी किस में होनी चाहिए? जीडीपी में होनी चाहिए। समझ में आया ना? बहुत सही, बहुत सही दोस्तों। अब देखिएगा एक पॉइंट छोटा सा बचा है, राष्ट्रीय आय मापन की विधियां। बस आपको याद कर लेना है, कुछ नहीं करना उसमें। राष्ट्रीय आय मापन की विधियां, राष्ट्रीय आय मापन की विधियां। अब देखिएगा राष्ट्रीय आय मापन की कौन कौन सी विधि है, राष्ट्रीय आय मापन की कौन कौन सी विधि है। तो 3 विधि है दोस्तों। आय विधि, इनकम मेथड, व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड, उत्पादन विधि, प्रोडक्शन मेथड। उत्पादन विधि, प्रोडक्शन मेथड, ये 3 विधियां आपको अभी याद कर लेना होगा। आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो दोस्तों आपका यह टॉपिक पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है और अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से करते रहिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।